हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं अब आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैंने अभी तक आपको बता दिया था आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। equilibrium established between ionized and unionized ion of weak electrolyte is called ionic equilibrium। तो इसको हम कहते हैं ionic equilibrium। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया अबाउट ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो व्हाट इज द ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, the degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to root of dilution। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यह है ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। देन इसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया है एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे हमने वो था पहला आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज द आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट? द सब्सटेंसेस विच डोनेट H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन ट्रांसफर करते हैं वो एसिड है। वो सॉल्यूशन, वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन ट्रांसफर करते हैं वो सब कैसे हैं? एसिड हैं। और द सब्सटेंसेस which donate OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन ट्रांसफर करते हैं वो बेस हैं। लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में ध्यान रखना क्या क्या चीजें हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर का सॉलिड या गैसियस स्टेट में आर्हेनियस इक्वेशन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन इट्स गैसियस और सॉलिड स्टेट। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है? वो सब्सटेंसेस जिसमें H+ और OH- आयन्स प्रेजेंट नहीं है उनके भी एसिडिक और बेसिक नेचर का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द acidic and basic nature of the substances in which H+ and OH- ions are absent। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया को हम लुईस बेस तो कह सकते हैं लेकिन इसको हम आर्हेनियस बेस नहीं कह सकते। अमोनिया को हम लुईस बेस तो कहते हैं लेकिन आर्हेनियस बेस नहीं कह सकते क्योंकि इसमें OH नहीं है डोनेट करने के लिए, और जो OH डोनेट नहीं करेगा वो आर्हेनियस बेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद जैसे AlCl3 है, बोरोन ट्राइक्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, SO3 है। तो दीज सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। ये सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर के तो हैं लेकिन दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि इसमें H+ आयन ट्रांसफर करने के लिए नहीं है। तो वो सभी सब्सटेंसेस जो H+ आयन ट्रांसफर नहीं करेंगे या जिसमें H+ आयन नहीं है और OH- आयन नहीं है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट उनके एसिडिक और बेसिक नेचर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। देन उसके बाद हम लोगों ने बात किया न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच acids and bases are reacts to form salt and water। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरीज होता है, जबकि कोई भी एसिड या बेस वीक होगा या दोनों वीक होंगे तो दिस वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज बिकॉज सम एनर्जी इज कंज्यूम इन द डिसोसिएशन ऑफ द वीक पोर्शन। कुछ एनर्जी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में कंज्यूम हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो ये पूरा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हो गया। अब लुईस की बात करते हैं। तो लुईस एसिड बेस क्या है? लुईस एसिड्स आर द स्पीसीज विच
गेन इलेक्ट्रॉन पेयर विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल है। जैसे हमने कहा बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जब हमने इसका ऑक्टेट बनाया बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, तो देखिए कैसा आता है, बोरोन सेंट्रल है 2+3, 3 इसने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। नाउ इट इज एबल टू गेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा इसका मतलब ये लुईस एसिड है। ठीक है, तो वो सभी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकते हैं, जो नॉर्मल कैटायन है जिनमें एक पेयर गेन करने की कैपेबिलिटी है, वो लुईस एसिड में आते हैं, जैसे Ag+ है, कॉपर है। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड के अंदर आता है। इसके बाद वो सभी स्पीसीज जिनमें बॉन्डिंग होने के बाद, मतलब जिनमें कंपाउंड बनने के बाद डी ऑर्बिटल में वैकेंट स्पेस बचता है जहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हो सके, वो भी किसके अंदर आते हैं, लुईस एसिड के अंदर आते हैं। जैसे SnCl2 है, SnCl4 है, FeCl3 है, ये सभी मॉलिक्यूल्स भी लुईस एसिड के अंदर आते हैं। उसके बाद लुईस बेसिस क्या होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल्स, वाटर, ये सब लुईस बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद सिंपल एनायंस जो है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जैसे Cl-, Cn-, OH-, इट इज अगेन लुईस बेसिस। उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो भी लिगेंड्स होते हैं, मे बी वो चार्ज हो अनचार्ज हो, ऑल द लिगेंड्स आर द लुईस बेसिस, सभी लिगेंड जो है वो लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं। ऑल द लिगेंड्स आर द लुईस बेसिस। अब अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एसिड बेस के एक्सप्लेनेशन का, उसको कहते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरीज एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरीज एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरीज एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोंस्टेड-लॉरीज एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्या क्या चीजें हैं इसमें, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी ने क्या कहा, प्रोटॉन डोनर्स, जो भी प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है। सिंपल सी एक बात कहा, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। प्रोटॉन के टर्म में लाया, मतलब इसको प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो सब कंपाउंड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, डोनेट प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं वो सब एसिड हैं। जैसे हमने कहा HSO4-, अब इसको मैंने पानी में डाल दिया तो क्या करेगा, ये यहां से H3O+ बना देगा और SO4-2- बन जाएगा, SO4-2- बन जाएगा। तो इट इज एबल टू डोनेट प्रोटॉन। HCO3-, इसको आप वाटर में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन डोनेट करके ये H3O+ में चला जाएगा और बन जाएगा CO3-2-, इसके बाद आपके पास अगर SH है, पानी में इसको एडअप करेंगे आप तो क्या करेगा, यहां से H3O+ और सल्फाइड 2- आयंस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऑल द सब्सटेंसेस विच आर एबल टू डोनेट प्रोटॉन, वो सभी सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, जैसे अमोनियम है, इसको अगर आप वाटर में डालेंगे तो क्या कर सकता है, दिस टाइम इट is converted into ammonium hydroxide and able to donate H+ आयन। तो अमोनियम जो है वो एसिड जैसा काम करता है। तो वो सभी सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनर्स हैं वो एसिड हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो एसिड हैं, ऐसा कहा आरेनियस कॉन्सेप्ट ने।
ठीक है। अब सॉरी, ऐसा कहा ब्रोंस्टेड-लॉरीज एसिड बेस कॉन्सेप्ट ने, ऑल द प्रोटॉन डोनर्स आर द एसिड, सभी प्रोटॉन डोनर्स कैसे हैं? एसिड हैं। ऑल द प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। अब बात कर लेते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरीज बेस के बारे में। तो ब्रोंस्टेड-लॉरीज बेस के बारे में बात करते हैं। द सब्सटेंसेस विच गेन प्रोटॉन, वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। द सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन गेन करते हैं, प्रोटॉन के साथ दोस्ती कर सकते हैं, वो सब कैसे हैं? बेस हैं। जो प्रोटॉन डोनर्स थे वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं वो सब बेस के जैसा काम करेंगे। जैसे देखो CH3COO नेगेटिव, अगर आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो क्या कर देगा? CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये खुद कैसा काम कर रहा था? बेस के जैसा। क्या बना लिया? प्रोटॉन लेकर उसने एसिड बना लिया और OH- आयन को इसने इस समय ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। CN-, अगर CN- को आप वाटर से ट्रीट करोगे तो क्या करेगा? HCN बना लेगा। HCN कैसा है? एसिड है इटसेल्फ, एंड ट्रांसफर द OH- आयन। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स क्या कर रहे हैं? हर बार एक प्रोटॉन गेन हो रहा है। ठीक है। कार्बोनेट CO3 2- आयन, तो अगर वाटर में डालोगे इसको तो क्या करेगा? H2CO3 बना देगा, कार्बोनिक एसिड, एंड लॉस OH- आयन। तो प्रोटॉन को इसने क्या किया? गेन कर लिया। तो जो प्रोटॉन गेन करने वाले सब्सटेंसेस हैं HSO4-, अगर इसको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? H2SO4, मतलब एसिड में चला जाएगा और OH- आयन रिलीज कर देगा। तो वो सभी सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन गेन कर सकते हैं वो कैसे हैं? बेस है। वो सभी सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन गेन कर सकते हैं वो बेस है, और जो प्रोटॉन डोनर्स हैं वो एसिड है। द सब्सटेंसेस विच डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। ठीक है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें हमको और ध्यान रखना है। तो ब्रोंस्टेड-लॉरीज का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं वो बेस है। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड, और जो प्रोटॉन गेन करेगा वो बेस। उसके बाद अगली बात, जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है, इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन द proton is present in form of, the proton is present or exist in form of हाइड्रोनियम आयन। तो प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में किस फॉर्म में मिलता है? हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में मिलता है। जैसा कि आपने हर बार देखा, वो कहां पे कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इन द एक्वस सॉल्यूशन द प्रोटॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयंस। प्रोटॉन हमेशा हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर हैं, जब वो प्रोटॉन, देखो वाटर, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। तो वाटर कैसा है? sp3 104 डिग्री 5 मिनट का बॉन्ड एंगल है इसका, 104 डिग्री 5 मिनट के बॉन्ड एंगल पर है, और ये वी शेप का मॉलिक्यूल है। इट इज अ वी शेप मॉलिक्यूल। और जब भी इसको प्रोटॉन मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में, जब प्रोटॉन ये गेन करेगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू H3O+ आयन। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां से H3O+ आयन में, H3O+ आयन। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको। H3O+ इज कॉल्ड
हाइड्रोनियम आयन। ओके, अगेन हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, लेकिन इसके पास एक ही लोन पेयर बचा हुआ है, वन लोन पेयर इज देयर। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बाद भी इसका शेप कैसा होगा, पिरामिडल हो जाएगा। इट शेप इज पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल इज 106 डिग्री 45 मिनट। जहां पे यहाँ बॉन्ड एंगल कितना था, 104 डिग्री था। यहाँ पे दो लोन पेयर हैं। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि दो ऐसे स्पीसीज जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, टू डिफरेंट स्पीसीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग है। तो देयर इज H2O एंड H3O+। तो एक बात तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ब्राउस्टेड-लॉरीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन एक्वस सॉल्यूशन द प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन। एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन हमेशा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ब्राउस्टेड-लॉरीज पे आपको ये ध्यान रखनी है कि वाटर इज एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। जबकि लुईस कॉन्सेप्ट से आप देखोगे तो वाटर केवल और केवल बेसिक नेचर का होता है, लेकिन ब्राउस्टेड-लॉरीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वाटर इज एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो वाटर एसिड और बेस दोनों के जैसा एक्ट करता है। वाटर इज एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ओके, तो जैसे HCl के साथ आप वाटर को ट्रीट करोगे तो क्या करेगा, यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा, तो ये हो गया आपका कंपाउंड H3O+ और साथ में Cl-। तो यहाँ पे HCl कैसा है, एसिड है, तो वाटर ने कैसा एक्ट किया, एज अ बेस एक्ट किया। वाटर ने यहाँ पे एज अ बेस एक्ट किया। लेकिन अगर आप उसको अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, अमोनिया प्लस वाटर, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया के साथ अगर आप वाटर को ट्रीट करोगे तो ये बना देगा NH4+ और ये NH4+ एक प्रोटॉन इसने डोनेट किया। अभी लिया था प्रोटॉन तो ये बेस के जैसा एक्ट कर रहा था, अभी इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये बेस के जैसा एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये एसिड के जैसा एक्ट कर रहा है। इसने एक अपना प्रोटॉन डोनेट किया। तो अमोनियम इज एसिड। अमोनियम कैसा होगा, एसिडिक होगा। अमोनियम इज एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो है वो एसिड और बेस दोनों के जैसा एक्ट करता है, ये ध्यान रखना है। एक और रिएक्शन देखो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे Cn-, अभी ये बेस है, ये बात कंफर्म है। अगर इसको वाटर से ट्रीट करोगे तो ये क्या बना देगा, HCN, और यहां से OH- आयन ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर कैसा काम कर रहा है, एसिड H+ आयन Cn- को H+ ट्रांसफर कर रहा है, Cn- को H+ ट्रांसफर कर रहा है। इट मींस दैट टाइम वाटर इज एक्ट एज एसिड। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस दोनों के जैसा काम करता है अकॉर्डिंग टू ब्राउस्टेड-लॉरीज कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर इसको कभी लुईस से पूछेंगे तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा एक्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा एज अ बेस एक्ट करता है वाटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ब्राउस्टेड-लॉरीज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो जैसे HI, HBr, HCl और HF, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। HI इसमें से कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, साइज डिक्रीजेस, साइज फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, साइज डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ
डिक्रीजेस। जैसे जैसे साइज डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। ठीक है, अगर मान लो ये आपका वाटर वाला ग्रुप है तो H2O कैसा है, न्यूट्रल है। H2S कैसा है, उससे ज्यादा एसिडिक है। H2SC उससे ज्यादा एसिडिक है। देन H2TE उससे ज्यादा एसिडिक है, H2TE। तो अब क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजेस, सल्फर का साइज ऑक्सीजन के साइज से बड़ा है तो साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। देन व्हाट हैपेंस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो साइज इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। वाटर यहां पे अकेला कैसा है, न्यूट्रल है। और नीचे जाने पर हाइड्राइड का एसिडिक नेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जा रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो मीथेन है आपके पास, अमोनिया है, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है और आपके पास HF है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। मतलब इनमें से मीथेन सबसे वीकेस्ट एसिड है और इनमें से HF सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इनमें से HF सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोग बना रहे हैं जिससे कि इनके क्राइटेरियाज को हम कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर पाए। एसिडिक नेचर जितना बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ेगी एसिडिक नेचर उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगली बात, अगर हेलोजन एसिड्स हैं तो HOCl, देन HOBr, देन HOI। ओके, more the electronegativity, more the electronegativity, more the acidic nature, more the acidic nature, more the electronegativity, more the acidic nature। मतलब यहाँ पे acidic nature इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। HClO2, HbRO2 and HiO2, okay, same as HClO3, HbRO3 and HiO3, same as HClO4, HbRO4, HbRO4 and HiO4। तो जहां पे नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है तो उसके कंपाउंड का एसिडिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो देयर इज सम अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड्स इन देयर एसिडिक ऑर्डर। इसके बाद अगर मान लो सभी क्लोरीन के ही एसिड है या सभी किसी इंडिविजुअल के एसिड है, तो जैसे HClO4 है, फिर HClO3 है, फिर HClO2 है और फिर लास्ट में आएगा HOCl। ठीक है, तब हम ऐसे देख लेंगे, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर। ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द एसिडिक नेचर। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स के एसिडिक और बेसिक नेचर को जस्टिफाई करने का तरीका हो गया। ठीक है, दिस इज मेथड टू जस्टिफाई द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। बाकी ऑर्गेनिक में आपने सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छे से पहले से ही पढ़ के रखा है तो वहां कोई दिक्कत है ही नहीं।
तो ये हुआ एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में कैसे पता करेंगे उसकी जानकारी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट तो एक बहुत छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन है, उसको याद रखना है और उसको फॉलो करना है। उसको अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा और हर बार कुछ ना कुछ जरूर आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस से, ये पक्की बात है। तो लिखिए, तो लिखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर कहना चाहिए था मुझे, तो बेस पेयर कॉन्सेप्ट। Those acid and base pairs, those acid and base pairs, those acid and base pair, वे अम्ल क्षार युग्म जिनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है। Those acid and base pairs which differs from वन प्रोटॉन, वो एसिड और बेस पेयर जिनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है। दोज एसिड एंड बेस पेयर्स विच डिफर्स फ्रॉम वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो वे अम्ल क्षार युग्म जिनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है उसे हम कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। तो दोज एसिड एंड बेस पेयर्स विच डिफर्स फ्रॉम वन प्रोटॉन। देखो, जैसे मैंने कहा H3PO4, अगर H3PO4 से मैं एक प्रोटॉन हटाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? H2PO4 माइनस। इससे एक प्रोटॉन अगर मैं हटाता हूं तो क्या बन जाएगा? HPO4 2 माइनस। और इससे एक प्रोटॉन मैं हटाता हूं तो क्या बन जाएगा? PO4 3 माइनस। ठीक है, अब देखिए यहां पे H3PO4 से अगर आप कंपेयर करोगे तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और लास्ट वाले पर भी नेगेटिव चार्ज है। इट मींस ऑल आर एबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। सब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी और ये भी। ऑल थ्री नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। वो तीनों प्रोटॉन गेन कर सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट मींस ऑल ऑफ देम आर द बेसिस। ये सभी बेस हैं as compared to H3PO4। ये तीनों स्पीसीज जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो सब कैसे हैं? बेसिस हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO4, तो H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो ऑल दीज थ्री आर बेसिस, तीनों बेस है एज कंपेयर टू H3PO4। लेकिन मैंने आपको एक लाइन बताया, वो ध्यान रखना है। Those acid and base pairs which differs from one proton, वो acid base pair जिनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर में 3 प्रोटॉन का डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस ऑफ 3 प्रोटॉन। ओके, बात क्लियर? अब देखो H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Conjugate base of H3PO4 is H2PO4 minus। H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HPO4 2 माइनस। और HPO4 2 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? दिस वन। जैसे कभी क्वेश्चन आया कि HPO4 2 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो उसमें एक प्रोटॉन कम कर दीजिए। तो पहले से उसके पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन चला गया, तो अब क्या बचेगा? PO4 3 माइनस ही बचेगा। ठीक है, एंड एज कंपेयर टू PO4 3 माइनस, अब PO4 3 माइनस से कंपेयर करेंगे तो ये सब एसिड है। दिस एंड दिस वन इज एसिडिक। इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास 2 प्रोटॉन है, इसके पास 3 प्रोटॉन है।
तो एज कंपेयर टू PO4 3 माइनस, ऑल द लेफ्ट साइड ऑफ द कंपाउंड, ऑल द लेफ्ट साइड कंपाउंड आर द एसिडिक। लेकिन PO4 3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? जिसमें उससे एक प्रोटॉन ज्यादा होगा। ओनली देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 प्रोटॉन्स मेक्स द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। ठीक, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? ये। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? ये। और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? ये। तो H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड होगा H3PO4। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स वो एसिड बेस पेयर्स हैं जिनमें केवल और केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है। अब देखो, ये दो सब्सटेंस जो थे, ये 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये 1 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, मतलब ये एसिड जैसा काम कर रहे हैं। और ये 2 प्रोटॉन गेन कर सकता है और ये 1 प्रोटॉन गेन कर सकता है, मतलब ये बेस जैसा भी काम कर रहे हैं। तो एसिड जैसा भी काम कर रहे हैं और बेस जैसा भी काम कर रहे हैं। तो इन कंपाउंड्स को एम्फोटेरिक नेचर वाले जो कंपाउंड है, तो H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस, ये जो कंपाउंड हैं इसमें से एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो ये एसिड और बेस दोनों के जैसा काम कर सकते हैं। लेकिन PO4 3 माइनस केवल बेस के जैसा काम कर सकता है। PO4 3 माइनस इज एक्ट एज ओनली बेस, वेयर H3PO4 इज एक्ट एज ओनली एसिड। ठीक है, तो H3PO4 केवल एसिड के जैसा एक्ट कर सकता है और PO4 3 माइनस केवल बेस के जैसा एक्ट कर सकता है। जबकि ये दोनों इंटरमीडिएट जो कंपाउंड थे हमारे पास, ये एसिड जैसा भी एक्ट कर सकते हैं और बेस जैसा भी एक्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस बनाने के तरीके पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, इसलिए सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इंटरमीडिएटली इसमें क्या पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और एग्जांपल पर। जैसे मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो कैन डोनेट 2 प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा HSO4 माइनस। तो HSO4 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। HSO4 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 minus is the conjugate base of H2SO4, only HSO4 minus, HSO4 minus। ठीक है, और HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस। ओके, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। नाउ दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H2SO4। HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H2SO4। तो इसमें से कौन सा वो सब्सटेंस है जो केवल बेस के जैसा काम करेगा? तो SO4 2 माइनस। कौन सा केवल एसिड जैसा काम करेगा? तो H2SO4। और कौन सा दोनों के जैसा काम करेगा? तो HSO4 माइनस। तो HSO4 माइनस एक्ट एज एसिड as well as base। HSO4 माइनस एसिड और बेस दोनों के जैसा एक्ट कर सकता है, मतलब वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। ठीक है, तो HSO4 माइनस। क्लियर? तो ये हुआ आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग थोड़े से कॉन्जुगेट एसिड बेस और बना लेते हैं। ठीक है, तो एक बात तो पहले ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं? जिसमें एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, एक प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? NH4 प्लस। NH4 plus is the conjugate acid of ammonia। NH4 plus is the conjugate acid of ammonia। और अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? व्हाट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस? तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा।
तो 1 प्रोटॉन लेस हो गया, तो NH2 माइनस, NH2 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया। क्योंकि अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, इसलिए इसको पूछ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अमोनियम आयंस आर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, वेयर NH2 minus is the conjugate base of ammonia. NH2 minus is the conjugate base of ammonia. ठीक है, तो there is one of the important concept. अब कुछ एसिड के कॉन्जुगेट बेसिस बनाते हैं, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, एसिड और उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस। HClO4 परक्लोरिक एसिड, HClO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा? ClO4 माइनस, ClO4 माइनस HCl, तो HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cl माइनस, HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cl माइनस HNO3, HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? NO3 माइनस H3O प्लस, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एक प्रोटॉन कम कर दीजिए, H2O, तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H2O, H2O। और H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? फिर एक प्रोटॉन कम कर दीजिए, तो OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। C2H5OH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो C2H5O माइनस, C2H5O माइनस आयन, C2H5O माइनस आयन। HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cn माइनस आयन, HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cn माइनस आयन। और CH4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3 माइनस, CH3 माइनस, ध्यान रखेंगे CH3 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH4, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि जो एसिड जितना वीक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो एक लाइन और, वो इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको लिख देता हूं मैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। तो CH3 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ मीथेन, और मैंने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है वो। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन से ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? ऐसा क्वेश्चन था मेरे पास। HClO4, HClO3, HClO2 और HOCl, इन कंपाउंड्स में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? ऐसा मैंने आपसे पूछा था पहले भी, है ना। तो विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, तो दैट टाइम आंसर इज HClO4 माइनस, HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? +7, और नेगेटिव ग्रुप भी उसमें ज्यादा है। यहां पे कितना हो जाएगा? 5, यहां पे कितना हो जाएगा? 3, और यहां पे कितना हो जाएगा? 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। अब अगर क्वेश्चन को मैं देखिए चेंज करता हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस और ClO माइनस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, क्वेश्चन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट
कॉन्जुगेट बेस। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? आंसर हो जाएगा ClO माइनस। आंसर इज ClO माइनस। सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका है, एक बात। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी थी, जो बात मैं आपको कह रहा था कि उसको लिखते हैं, जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उससे निकला हुआ कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। एक लाइन ध्यान रखेंगे, फिर से एक इंपॉर्टेंट पंच लाइन यहां पे आ गई, ठीक है। तो व्हाट इज द लाइन? स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड, कोई भी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। कोई भी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उससे बनने वाला बेस उतना ही वीक होगा, उससे बनने वाला बेस उतना ही वीक होगा। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। कोई भी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उससे बनने वाला बेस उतना ही वीक होगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो अगली बात हम लोग करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो सॉल्ट हमने आपको बता दिया था कैसे बनता है सॉल्ट। व्हेन एसिड्स एंड बेसेस आर रिएक्ट्स, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, देन इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तब क्या प्रोड्यूस होता है? देन इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन पर बनता है सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो पहला जो टाइप है इसका न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं? मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस and its resultant solution and its solution with water, its solution in water, और इनका जो वाटर में सॉल्यूशन होता है, its solution in water is neutral। इसका वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। जैसे NaCl है, KCl है, ठीक है। NaCl, KCl, KNO3, KNO3, ओके। और Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं, जैसे आप NaCl को पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा? NaOH प्लस HCl। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करेगा, फिर से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो सब्सटेंसेस न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं जिनका कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी यूनिट में, है ना, इसलिए अच्छे से इसको समझेंगे, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना हमारे सिलेबस में है। बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने हुए होते हैं, जैसे Na2CO3, NaHCO3, KHCO3, K2CO3, ओके। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कैसे हैं? बेसिक सॉल्ट हैं, जो पानी में डालने पर, जैसे आप
Na2CO3 को पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2CO3। इसको आप वाटर के साथ जब ट्रीट करोगे तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2CO3। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि ये कैसा है, वीक एसिड है। तो रिजल्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। रिजल्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के जो सॉल्ट होंगे वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। अब एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे, जिनका कंपोजिशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर जो बने होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। जैसे मैंने कहा कॉपर सल्फेट पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा, वाटर से ट्रीट करोगे तो क्या बनाएगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जो कि वीक बेस है, वीक बेस है ये। ठीक है। और साथ में क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा है भैया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। AlCl3, AlCl3 को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा करना चाहिए बैलेंस, है ना। तो क्या बनाएगा, AlOH होल थ्राइस और थ्राइस ऑफ HCl। तो AlOH होल थ्राइस एंड थ्राइस ऑफ HCl। फिर से HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दिस सॉल्ट इज इंक्लूडेड इन एसिडिक सॉल्ट। ओके, क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे, जिनका कंपोजिशन जो वाटर के अंदर एडअप करने पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनाएंगे, वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनाएंगे वो बेसिक सॉल्ट होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे वो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। और अगले लेक्चर में इसके आगे के बारे में बात करेंगे।